द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में कुछ यादें आती हैं लोगों को। एक समय गुजरने के बाद याद आती है कि जैसे बीएससी का शेयर 500-600 रुपये पड़ा था, उसके बाद 1 पर 2 बोनस आए और आज उसके बावजूद भी ये शेयर 6,000 रुपये के आसपास 4,500-6,000 रुपये चल रहा है। तो यादें सताती है और वो कहते हैं यार वो उसमें कहा तो था उसने, यार वो मेरी इच्छा तो करी थी एक बार, लेकिन मैं यार नहीं खरीदा नहीं गया। तो 2 ही कारण हो सकते हैं, आत्मविश्वास की कमी या पैसे का अभाव। आदमी सैचुरेटेड रहता है शेयर मार्केट में। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करता है तो इधर उधर से एडजस्ट करता है, किसी और शेयर को बेचता है, किसी को रिप्लेस करता है। ये मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि भाई आप लोग को सीखिए। मैं ये जो मैंने चैनल बनाया है ये आप लोगों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए बनाया है। मेरा ऑब्जेक्ट कोई पैसा कमाना नहीं है इससे। माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू टीच द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी so that they can become independent in taking share decisions, whether to invest or not, whether to sell or buy। ये डिसीजन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। किसी शेयर को कब बेचना, कब खरीदना, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसी हालत में आज हम कुछ 5 शेयरों पर चर्चा करेंगे। पहले भी कर चुके हैं चर्चा, लेकिन आज एक नए तरीके से उनके ऊपर चर्चा करेंगे और आखिरकार वो भला क्या है और होगा क्या उनमें, ये विचार करना बहुत आवश्यक है। शेयर बाजार के अंदर फंडामेंटल्स को चेक करना सबसे आवश्यक है कि आज जो फंडामेंटल हैं ये कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं फंडामेंटल्स में, कंपनी की ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, कंपनी की इन्वेस्टर्स के प्रति पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उस पर्टिकुलर सेक्टर के प्रति। ये सारी चीज़ों पर विचार करना आवश्यक होता है। तो मैं आज ऐसे शेयरों पर विचार करूंगा, चर्चा करूंगा जो शेयर एग्जैक्टली रेगुलेटरी तो नहीं है, लेकिन वो रेगुलेटरी सिस्टम का, शेयर मार्केट की रेगुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है मतलब। और उनमें कुछ रेयरिटी भी है। कुछ रेयरिटी का मतलब एक तरह से असामान्यता जो आम तौर पर नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि उनके शेयर नहीं मिलते, शेयर मिल जाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं। खरीदने की मेरी कोई रिकमेंडेशन भी नहीं होती है। अभी जैसे आप ये देखिए कितना मुश्किल होता है एक म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को खड़ा करना। जियो फाइनेंस जो कि रिलायंस जैसी तगड़े ताकतवर ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ समझौता किया इंडिया में म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन आज 1.5 साल हो चुका है, अभी तक बिजनेस तो शुरू नहीं कर पाए ना। तो कब तो शुरू करेंगे, कब उसके रिजल्ट आएंगे, एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। ऐसी सूरत में जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, जो लिस्टेड हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी हिंदुस्तान, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे, या जो इन म्यूचुअल फंडों का, कॉरपोरेट्स का रजिस्ट्रार का काम कर रहे हैं, वो शेयर अपने आप में बहुत ही अलग प्रकृति के हैं, सुरक्षित हैं। उनके अंदर कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं आ सकता। मार्केट क्रैश के साथ देखिए हर चीज़ गिरेगी बढ़ेगी, मैं ये नहीं कहता हूँ। अप्स एंड डाउन्स मार्केट का स्वभाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में इन्वेस्टर को क्या वो कुछ देने की क्षमता रखते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। और ये कंपनी के बिजनेस की नेचर, ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब पर डिपेंड करता है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक बहुत ही तेज गति से ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस समय वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कारण क्या है कि कैपेक्स बहुत हो रहा है और होगा, बहुत होगा अभी कैपेक्स। मतलब गवर्नमेंट प्राग्मेटिक है, गवर्नमेंट पॉलिसी डायनेमिक है, और शेयर बाजार अपनी किशोर अवस्था से ज़्यादा भी उनकी आयु नहीं है। हिंदुस्तान के शेयर जवान भी नहीं हुए अभी ये बाजार। यंग होने में भी अभी 10 साल लगेंगे
तो शेयर बाजार में पैसा कब मिलता है? कोई भी कंपनी छोटी से बड़ी होती है, उसका जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उस दौरान इन्वेस्टर को पैसा मिलता है। बड़ी होने के बाद उस कंपनी की गति धीमी हो जाती है। ये जो मल्टीबैगर स्टेज है वो कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप बनती है, वो एक स्टेज होती है। आप इन्फोसिस को ले लीजिए, HDFC बैंक को ले लीजिए, ये जो बड़े थे, या एशियन पेंट को ले लीजिए, बजाज फाइनेंस को ले लीजिए, जो बड़े थे इस स्टेज पे जो आज खड़े हैं, जहाँ उस स्टेज तक आने तक जो प्रॉफिट था, बीच में जो रास्ते में जो प्रॉफिट मिला, ट्रांजिट में जो प्रॉफिट मिला है, वो प्रॉफिट अब नहीं मिलेगा। मिलेगा, दे रही है कंपनी, ऐसी बात नहीं है, बट द स्पीड ऑफ प्रॉफिट विल हैज बिकम स्लो। प्रॉफिट मीन्स एप्रिसिएशन ऑन द शेयर। अब हम 5 आप काम नाम जानने को आतुर होंगे। 5 कंपनियां कौन सी हैं दोस्तों? मैं एक एक करके चर्चा करता हूं उन कंपनियों पे। एक पहली कंपनी है कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी काम करती है म्यूचुअल फंडों की रजिस्ट्रार है, यानी जो म्यूचुअल फंडों के यूनिट होल्डर्स हैं उनके खातों को मेंटेन करती है। ऑल म्यूचुअल फंड, 56% म्यूचुअल फंड्स आर क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब तो सिक्योर बिजनेस है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉम्पिटिटर सिर्फ एक है, के फिनटेक। के फिनटेक इज दी कॉम्पिटिटर ऑफ दिस कंपनी, लेकिन उन दोनों के पास फुल फ्लेज काम है। एक दूसरे के बिजनेस को झपटने की कोशिश वो शायद नहीं करेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर विंग। अच्छा, फिर दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर विचार करते हैं, इस कंपनी का बहुत सूक्ष्म पर विचार करेंगे। नट शेल के अंदर प्रॉफिट CAGR 16% रहा है इसका 3 सालों में। 3 साल की हिस्ट्री बता रहा हूँ टोटली। और इसके शेयर की जो CAGR है वो 12% रही है। लेकिन ये 12% क्यों है? 5300 रुपये से शेयर गिर के 3600 रुपये आ गए, इसलिए 12% है। लेकिन अगर इसको हाईएस्ट प्राइस पे आएगा, हाईएस्ट प्राइस पे आना है इसको। अभी मैंने वीडियो इसीलिए बनाया इस पर कि ये शेयर गिरा हुआ है एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर टू एनकैश दिस गिरावट। 18% की CAGR आती है अगर 5300 रुपये कैलकुलेट करते हैं, तो 3 साल में 18% की CAGR बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और इसका P रेशो इस वक्त 41.9 पर टाइम है, 41.9 के P रेशो पे ये ट्रेड कर रहा है। ये बहुत चीप है, मतलब 80 के P रेशो 70-75 के P रेशो तक जा चुका है। और म्यूचुअल फंडों का देखिए बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, उनकी SIP बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बढ़ती जा रही हैं, बिजनेस नए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनती चली जा रही है। जैसे रिलायंस का ही है, रिलायंस का ब्लैक रॉक के सब रिलायंस जियो फाइनेंस का है, बिजनेस शुरू करें, तो इनमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। और ये जो 18% भी है ये भी बढ़ेगी अभी। दिस ग्रोथ विल फर्दर इंक्रीज। ये शुरुआत है। ये अभी 2021 में तो इश्यू आया था, इसका IPO आया था मतलब। अच्छा, दूसरी कंपनी है के फिनटेक। के फिनटेक कार्वी थी, कार्वी नाम था इसका, और इस पर कुछ आरोप है साहब ये चोर थे, इन्होंने बेच पा दिया। ऐसा कुछ नहीं था, क्या पता कोई कार्रवाई नहीं हुई, वरना तो गिरफ्तार वगैरह भी करती, मतलब इनको सरकार। ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब कोई छोटी मोटी बात थी, वो ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। शुरू में आके 1-2 बार अखबारों में आके रह गई थी कि कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। और अभी नाउ दे आर सक्सेसफुल, और सेबी ने इनको परमिशन दी भी IPO लाने की। 2022 में इसका IPO आया है। तो ऐसी सूरत में कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ये जो गड़बड़ की भ्रम है ये मिटाना। तो आप देखिए इसका 3 साल में 80% का CAGR आया है। CAGR ऑफ 80% इन 3 years इन द प्रॉफिट में हो, और 80% का ही 1 साल के अंदर CAGR आया है शेयर की प्राइस में। यह भी बहुत बड़ी बात है, 80% CAGR आना। इसका P रेशो 65.3 है। यह भी जबरदस्त काम है।
ये कुछ ज़्यादा नहीं। पी रेशियो इसकी ग्रोथ को देखते हुए, ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, 80% CAGR इन 1 ईयर, सिंगल ईयर। तो उस हिसाब से इसका सेफ है। 43% म्यूचुअल फंडों का जो रजिस्ट्रार का काम है वो ये करती है। दूसरा काम IPO लाती है, ये रजिस्ट्रार टू दी IPO होती है ये, और उन्हीं कंपनियों के फिर ये रजिस्ट्रार भी रहती है, और बाकी भी रजिस्ट्रार है, बहुत हजारों कंपनियों की रजिस्ट्रार है ये, मतलब एज पर द सेबी डायरेक्शन। तो ये सेबी की एक पार्ट एंड पार्सल ही मानिए आप इनको, मतलब रेगुलेटरी पार्ट्स हैं ये। मतलब जैसे 6 दिन के 3 दिन में फैसला करना उसका IPO का बंद होने के 2 दिन में ही करना पड़ता है, ताकि लिस्टिंग में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि रेगुलेटरी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में ये भी एक अच्छी चीज़ है, मेरी खरीद की कोई रिकमेंडेशन है। निप्पन असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब 3 असेट मैनेजमेंट कंपनी पर विचार करेंगे। अब 3 असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है? निप्पन असेट मैनेजमेंट कंपनी, UTI असेट मैनेजमेंट कंपनी और बिड़ला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं इन कंपनियों का कॉर्पस क्या है और इन कंपनियों को मैं क्यों पसंद करता हूं। मैं इसलिए पसंद करता हूं कि देखिए, इंडिया के अंदर का जो मार्केट कैप है आज 434 करोड़ रुपए का है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अमेरिका की 2 कंपनियों को मिला लो तो इससे ज़्यादा, सिर्फ 2 कंपनियों को मिला लीजिए, उनका मार्केट कैप हिंदुस्तान के टोटल मार्केट कैप से ज़्यादा है। एप्पल को मिला लीजिए, एनवीडिया को मिला लीजिए, काफ़ी हैं वो। और उनको तो छोड़ दीजिए आप, जो वो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एनवीडिया मतलब एमेजॉन है, उनको छोड़ दीजिए आप, खाली इन 2 ही का मिला लीजिए। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है भारत में, पॉपुलेशन ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है, इसलिए, और पैसा बढ़ रहा है, GDP आ रहा है, सरकार डायनेमिक काम कर रही है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ये पोजीशन है दोस्तों कि पैसा इनका जो कॉर्पस साइज है बहुत बढ़ेगी। यानी एक म्यूचुअल फंड जो आज 5 लाख रुपए का है सपोज कीजिए, वो आने वाले 10 सालों के अंदर 25 लाख का हो जाएगा। तो 5 गुना प्रॉफिट होगा, अपने आप ही होगा उसका। अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंडों की कॉर्पस साइज क्या है इंडिया में, जो 5-6 जो टॉप रैंकिंग है। SBI म्यूचुअल फंड सबसे लार्ज है, जिसका 9.13 लाख करोड़ का कॉर्पस है। ICICI प्रूडेंशियल का 7.20 लाख का है, HDFC का 6.14 है, निप्पन का 4.34 है, आदित्य बिड़ला सन लाइफ का 3.15 है और UTI का 2.86 लाख करोड़ कॉर्पस है। अब सवाल ये है कि इन कंपनियों में करो क्या। इन कंपनियों में ऐसा है दोस्तों, ये बहुत सस्ती है कंपनी, अश्योर्ड ग्रोथ है, अश्योर्ड बिजनेस है। इसलिए देखिए, अब हम विचार करते हैं निप्पन असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका 3 साल की जो CAGR है 18% है और शेयर की प्राइसेज में 22% की बढ़त आई 3 साल में, और P रेशियो 28.6, तो बिल्कुल रीजनेबल P रेशियो है। 22% की CAGR शेयर प्राइस में आई है, 18% की प्रॉफिट में आई है, इट्स ए वेरी गुड बैट। और कॉर्पस साइज इसकी मैंने आपको बताई थी, और बता देता हूँ, 4,38,000 करोड़ की इसकी कॉर्पस साइज है। ये कारण क्या है इनमें प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? देखिए, मान लीजिए 10% तो इनका जो नए जो पैसा आएगा, 10% तो नया जो पैसा आएगा उसमें बढ़ता है, 10% तो वो गया। और मान लीजिए 10-15% भी अगर शेयर बाजार के अंदर बढ़त आती है, इंडिया का मार्केट कैप 10-12% से भी एनुअली बढ़ता है, तो 20 से 25% के बीच इन कंपनियों की ग्रोथ आ जाती है। उस हालत में ये पैसा किस पे लेंगी? बढ़े हुए पैसे पर, 25% पे लेंगी। तो हर साल 20-25% की CAGR इनकी आएगी, तो आप अंदाज लगा लीजिए कितना मतलब शेयर में अप्रिसिएशन आएगा। इसलिए आई लाइक देम, ए लॉट ऑफ मनी विल कम इन दीज कंपनीज। आज ब्याज की रेट फिर घटना चालू हो गया, आदमी के सामने कोई इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका ही नहीं। जो बढ़ी हुई थी वो भी कोई खास नहीं थी, और जो हैं वो भी घटना चालू हो जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी साल भर बाद में 4.5% ब्याज की रेट रह जाएगी, आप क्या करेंगे उस हालत में? तो किसी भी आदमी का, हर आदमी की जो सेविंग्स हैं
वो म्यूचुअल फंडों के जरिए डिप्लॉय होंगी। म्यूचुअल फंड द सेफेस्ट मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट। अच्छा, अब मैं चलता हूँ यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। ये एएमसी कंपनीज में सबसे सस्ता शेयर है। इसका आप देखिए 16% की सीएजीआर रही है और 3 इयर्स में 6% की शेयर में सीएजीआर रही है। लेकिन ये 1 ईयर की अगर आप नापोगे, ये अभी उठाई है, मतलब ये बड़ा पड़ा था, कंपनी में गड़बड़ नहीं थी, लेकिन शेयर दबा हुआ था, घुटना शुरू हुआ है। और 14% की 1 साल के अंदर सीएजीआर आई है। इसका पी रेशो 16.7 है, सस्ता भी है। इसको कमजोर मत समझिए, इसको भी बहुत अच्छा है, इनकी स्कीम बहुत अच्छी है, इनमें एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। बिरला सन लाइफ तीसरी एएमसी कंपनी, ये 5वीं इन टोटो अभी जो विचार कर रहे हैं। बिरला सन लाइफ 14% की सीएजीआर आई 1 साल में, और टीटीएम में 29% है। आप बताइए कितना बड़ा फर्क पड़ गया आप तक। ये सब ग्रोथ पाथ पे आ रही है, धीरे धीरे बहुत तेज ग्रोथ पे आ रही है। मतलब अब आप देखिए कि 3 साल के अंदर शेयर प्राइस में 11% का सीएजीआर आया और 1 साल में 45% का सीएजीआर आया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 45% की सीएजीआर 1 साल में आ जाना, इट इज रिमार्केबल वन। और इसका पी रेशो भी 22 है, मतलब डैम चीप है। 22 का पी रेशो क्या होता है इतने, जिसके पास में इनका कॉर्पोरेट साइज बताता हूँ। बिरला एसेट में 3,15,000 करोड़ को मैनेज कर रहे हैं, और ये जो यूटीआई है 2.86 लाख करोड़ को मैनेज कर रही है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, सेफ है। इन्वेस्टमेंट वहाँ कीजिए जहाँ सेफ्टी हो। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं खाली एनालिसिस करके बता रहा हूँ फॉर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स। तो दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।